अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, हम सब उम्मीद करते हैं कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी, आपने बहुत इंजॉय किया होगा। और ये ईद अगरचे कि बड़ी गर्मियों में आई, लेकिन गर्मी के साथ जब आप अपनों के साथ मिल बैठते हैं तो फिर गर्मी का एहसास नहीं रहता, आप बहुत इंजॉय करते हैं। इस मौके के ऊपर हमने खुसूसी तौर के ऊपर दावत दी है वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तान साजिद हुसैन तूरी साहब से। हम उनसे कहेंगे कि वो आपको ईद भी विश करें और उनके साथ उन्होंने ईद कैसे गुजारी, उनकी अपने इलाके में कैसी मसरूफियत रहती है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसके साथ थोड़ी सी पॉलिटिकल चिट चैट भी और उनकी वजारत के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। तुरी साहब से जान लेते हैं। तुरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तुरी साहब, कैसी गुजरी आपकी ईद, और ईद के पहले दिन आपकी कैसा दिन गुजरता है, क्या मसरूफियत होती हैं, दूसरे दिन आपकी क्या मसरूफियत रही, कोई नाज़रीन के साथ हमारी शेयर कीजिएगा। इस तरह ना कि सबसे पहले तो मेरे तरफ से पूरी कौम को ईद मुबारक हो। और दूसरी बात यह ना कि हम तो पहले दिन जो है ना बाकायदा घर में सुबह सवेरे जितनी भी मतलब है मोहल्ले के और सराउंडिंग एरिया के बच्चे जो है ना वो मेरे पास आ जाते हैं। ज़बरदस्त। तो उनको मतलब ईदी देना पड़ता है सबको, बल्कि पूरी दिन देना पड़ता है। लेकिन उसके बाद जो है ना हम ईद की नमाज़ भी पहुंच जाते हैं। वहाँ पे नमाज में जो है ना अपने लोगों से मिलते हैं। फिर उसके बाद दोबारा अपने घर पहुँच जाते हैं। तो घर में जो है ना लोगों के साथ मतलब ईद मतलब मुबारकबाद हो जाती है। फिर उसके बाद जो है ना मेरे वालिद साहब जो है ना वो थोड़ा मेरा जो मेन सिटी है पड़ा चिनार से तकरीबन कोई 60 किलोमीटर नीचे जो है ना वो रहते हैं। अच्छा। तो फिर उसके पहले दिन जो है ना मैंने उधर पहुंचना होता है, एक रात उनके साथ गुजार लेता हूँ। तो दूसरे दिन जो है ना जितनी भी हमारे सराउंडिंग एरिया के मतलब के ट्राइब के लोग हैं और उसके अलावा जितनी भी 2-3 तहसीलें हैं वहाँ से लोग 2-3 हम मतलब बैठे रहते हैं, दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी लोगों को मतलब ईद मतलब मुबारकबाद के लिए। तो हमारा मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है और कम अज़ कम 3 दिन नहीं बल्कि 5 दिन जो है ना बिज़ी रहता है। फिर उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि हम मतलब है कि मुख्तलिफ़ एरिया में जाए, लोगों के साथ खाना खाएँ, उनके साथ मतलब है कि गपशप लगाएं। तो 5 दिन बाद जो है ना ख़ुद ब खुद ईद ख़त्म हो जाती है। पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, फिर बाज़ारें भी खुल जाती है। तो फिर दोबारा मतलब हमारा काम भी शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। तो सब ये जानना चाहूँगा, ईद पे असल इंजॉय करते हैं बच्चे, कहते हैं कि ईद तो है ही बच्चों की, ईदी लेना, अपने दोस्तों के साथ मिलना, खूब इंजॉय करना, पिकनिक पे जाना। आपकी भी बचपन में ईद के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी होगी जो आप बचपन में बहुत मखसूस अंदाज में जब उसको सेलिब्रेट करते होंगे, और कोई कुछ ऐसी याद हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जब आप अब इस स्टेज में आ गए हैं, आपके अपने बच्चे हैं, आपके अपने बहुत बड़े फैमिली और दोस्तों का सर्कल है, लेकिन बचपन में जिस तरीके से आप ईद को एंजॉय करते थे वो याद अभी भी आपको बड़े होकर इस एज में भी आपको उसकी याद आती हो कि मैं उस बचपन में ऐसे ईद गुजारा करता था? नहीं, याद तो बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि वाकई ईद जो है ना वो छोटों की होती है और जिस तरीके से वो मनाते हैं या जिस तरह वो खुश होते हैं। ठीक है, हमें भी मतलब है कि साल में 2 दफ़ा मौका मिल जाता है, ईद उल फितर पे और ईद उल अज़हा पे। लेकिन मेन चीज़ है ना कि अच्छी बात है कि बंदा अपनी एरिया में मौजूद हो और मतलब है कि लोगों के साथ मतलब मौजूद हो। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि वो खुशी तो नहीं है जो आज से मतलब 20 साल 25 साल पहले थी। लेकिन फिर भी मतलब खुशी महसूस होती है। वो उन लोगों को मतलब आप देख लेते हैं जो पूरी साल में आपसे नहीं मिले होते हैं। और ईद में ये होता है अगर कोई खफा हो जाता है तो ईद के जो दिन जो है ना वो सारे मतलब कि जो खफगान वगैरह वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मतलब हमारे मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल सही। अच्छा सब हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे, वैसे तो हर वक्त सियासी गम है गहमी रहती है, ये मसला वो मसला, किसी की अपनी ज़िंदगी के ऊपर बात करने का बहुत कम मौका मिलता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने अमली सियासत का आगाज़ कब किया, और सियासत बड़ा एक मुश्किल रास्ता है, आपने सियासत में आने का फ़ैसला क्यों किया, कब सियासत को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ज्वाइन किया, और किन किन मुश्किल रास्तों से गुज़रते हुए आप आज इस मकाम पर पहुँचे हैं? इस तरह ना कि मेरे दादा जो थे ना वो तकरीबन पाकिस्तान के पहले असम्बली के जो MLA थे, ओके। ट्राइबल एरिया से। तो फिर उसके बाद जो है ना हमारी फैमिली ने किसी ने भी मतलब है कि सियासत में हिस्सा नहीं लिया। तो फिर उसके बाद मैंने 2008 इलेक्शन जो है ना इलेक्शन में मतलब है कि हिस्सा लिया। तो अल्लाह ने कामयाबी दी और अपने मतलब है कि लोगों की वजह से
कम्युनिटी की वजह से, और मैं 2008 में MNA मुंतखब हुआ। फिर उसके बाद मैंने 2013 इलेक्शन लड़ा, तो उसमें भी अल्लाह ने मतलब अपने लोगों की वजह से, लोगों की मोहब्बत की वजह से फिर कामयाबी मिली। और 18 में फिर इलेक्शन लड़ा, तो 18 में फिर मतलब इलेक्ट हुआ। तो ये मतलब 2008 से सिलसिला जारी है, और मतलब होते होते अभी मतलब है कि फेडरल मिनिस्टर पे यहाँ पे पहुँच गए। तो अल्लाह का शुक्र है, हम अपने एरिया में काम भी करते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है ना वो लोगों की प्यार और मोहब्बत है। वाकई मतलब हम इतने वो नहीं है कि हमें कोई क्वालिटी हो, लेकिन मेन क्वालिटी जो है ना, सियासत नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। ओके, लोगों के प्यार और मोहब्बत है, उनकी ट्रस्ट। ओके। अच्छा, जब जिस ओहदे पर आप पहुंचे हैं, बहुत शॉर्ट टाइम लगता है उस एंगल से देखा जाए, तो आपने पार्टी लीडरशिप का एतमाद कैसे हासिल किया कि उन्होंने आपको इंतहाई अहम तरीन वजारत का कलमदान सौंपा उस वक्त जब बहुत लिमिटेड लोगों को वजारतें मिली, इत्तेहादी हुकूमत में थे? तो पार्टी लीडरशिप का एतमाद हासिल करने में आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ी, कैसे अपने आप को प्रूव करना पड़ा कि आई एम दी बेस्ट कैंडिडेट? मेन चीज़ है ना इस तरह ना कि मैं 2 दफ़ा आज़ाद आया हूँ। 2008 में भी मैं आज़ाद था, 2013 में भी मैं आज़ाद। तो उसमें यह था कि 2008 से लेकर 13 तक मेरे एरिया में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी बड़ी ख़राब थी। तो उसमें जरदारी साहब ने और गिलानी साहब ने जो सपोर्ट दिए उस टाइम पे, उसको तो ना मैं भूल सकता हूँ, ना मेरे ट्राइब भूल सकते हैं, ना मेरे इलाके के लोग उसको भूल सकते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया फंड के हवाले से, मतलब कंपनसेशन के हवाले से। उस टाइम पे रोड बंद था, हेली सर्विस, जितना मतलब इनकी तरफ से मतलब हमें सपोर्ट दिया गया है वो हम कभी नहीं भूल सकते। और जरदारी साहब जो है ना वो टाइम टू टाइम जब भी मैं मतलब इंडिपेंडेंट था तो वो मुझे मतलब महीने में या 2 महीने में ज़रूर बुलाया करते थे अपने घर में। ओके। तो फिर उसके बाद जो है ना 2017 में जो है ना नदीम अफजल चंद और नूर आलम खान जो है ना ये दोनों पीपल्स पार्टी में थे। तो एक दिन जरदारी साहब ने हमें मतलब खाने पे बुलाया, तो हम उधर गए। तो दोनों ने मुझे कहा कि आपने जरदारी साहब के सामने कि आपने हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़ना है या मतलब है किसी और पार्टी में। ओके। तो उस टाइम पे मैंने इनको कहा कि हम बस एक दफ़ा, और प्यार और मोहब्बत है जरदारी साहब का, तो बड़ों के सामने हम इतना मतलब ज़्यादा बोलते भी नहीं है, बस एक दफ़ा फैसला हुआ है। तो जरदारी साहब ने कहा कि अगर तूरी साहब को मुझसे बेहतर कोई मिले ना, तो मैं तूरी साहब को इजाज़त देता हूँ कि चले जाएं। तो आपको कभी को आज तक कोई उनसे बेहतर मिल सका? नहीं। तो उस टाइम पे ये हुआ कि उसने कहा कि मैं तूरी साहब को इजाज़त देता हूँ जिधर भी जाना चाहता है। तो फिर उसके बाद मैंने जरदारी साहब की पार्टी जो है पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। फिर उसके बाद दोनों PTI में चले गए। अल्लाह का शुक्र है चंद तो वापस आ गया, शायद दूसरा भी वापस आ जाए। लेकिन जो प्यार और मोहब्बत पीपल्स पार्टी में है जी, या चेयरमैन साहब हमें दे रहे हैं, मतलब जरदारी साहब दे रहे हैं, या हमारी जितनी भी लीडरशिप है, गिलानी साहब है, खुर्शीद शाह साहब है, राजा साहब है, नवीद कमर साहब है, खायरा साहब है, कुंडी है, या हमारे मतलब वो हमें कहीं नहीं मिल सकता। सब आपने आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ा, और दरमियान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत कड़ा वक्त भी आया। नैब के केसेस की यलगार थी, FIA बुला रही थी। उस वक्त ख्याल आता है कि अब तो शायद पार्टी का मुस्तकबिल आगे रोशन ना हो, तो क्यों ना उस वक्त एक पार्टी ने अचानक उभरना शुरू किया। मैं नाम लूँगा PTI ने। बहुत से लोगों के ख्याल में, और कुछ लोगों ने स्विच भी किया। आपके ज़हन में कभी ख्याल आया कि मैं भी इक़्तिदार में रहने के लिए वो पार्टी जिसका आने वाले दिनों में वो रोशन मकाम नज़र आ रहा है, तो मैं उधर चला जाऊँ फिर वापस आ जाऊँ? कभी आपके ज़हन में ऐसा ख्याल आता है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जब भी मतलब है कि मैं ज्वाइन कर रहा था तो उससे पहले PTI वालों ने बहुत कोशिश की कि आप आ जाए, हमारे तरफ आ जाए, हमारा मतलब इक़्तिदार आ रहा है। तो मैंने मतलब बहैसियत एक ट्राइबल, बहैसियत एक तूरी, जरदारी साहब के साथ वादा किया था, तो वादा निभाना था। तो अल्लाह का शुक्र है जब मैं मतलब इलेक्ट हुआ तो ज़ाहिरी बात है फिर उसके बाद मुझे कोई तकलीफ़ नहीं मिला है। इन्होंने मतलब चेयरमैन साहब ने मुझे इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन का चेयरमैन बनाया, और फिर उसके बाद जो है ना अपनी एरिया में ये नहीं था कि हमारे काम नहीं हो रहे थे, डेवलपमेंट काम भी हो रहे थे। हमारी कोशिश भी थी कि जिस तरीके से भी हो ना लोगों को हम रिलीफ दे दे, एकोमोडेट कर दे, और फिर उसके बाद जो है ना मौका भी मिल गया। जी नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा सर, जानना चाहूँगा पारा चिनार और जिन इलाकों से आपका ताल्लुक़ है, ट्राइबल एरिया से, माजी के अंदर वहाँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब रहे, बदतरीन दहशतगर्दी का लोगों का सामना करना पड़ा। और लेकिन उस मौके के ऊपर आपको, आपकी फैमिली को किन सूरत हाल से गुजरना पड़ता था और वहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुतासर हुआ, तो आपने किन मुश्किलात का सामना किया और उसके बाद माजी के अंदर और अब आपने अपने इलाके के अंदर लोगों को रोज़गार के मौके फ़राहम करने के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के हवाले से आपने क्या खिदमात सर अंजाम दी है? इस तरह ना कि उस टाइम पे तो हमारा सारा फोकस जो था वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे था कि जिस तरीके से भी हो इलाके में अमन आ जाए, क्योंकि बदकिस्मती से मेरे इलाके में जो है ना शिया सुन्नी का बहुत ज़्यादा मतलब सेक्टेरियन इशू बहुत ज़्यादा है। सेक्टेरियन इशू ये है कि वहाँ पे लोगों की ज़मीनों के मसले मसाइल है, तो फिर वो मतलब है कि मजहबी रंग लोग देते हैं तो वो रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन 2005 से लेकर 13 तक वहाँ पे जिस तरह और पूरी मुल्क में तालिबान की जो एक वो था, मतलब है कि TTP वालों के जो दहशतगर्दी वगैरह कराए थे, तो उनके ख़िलाफ़ जो है ना हम बिल्कुल भी लड़े हैं। मेरे ट्राइब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उसमें मेरे ट्राइब की कम अज़ कम 965 लोग जो है ना वो मोर्चों में लड़ाई में शहीद हो गए, ख़ुदकश हमलों में, और हमारी ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा शहीद हो गए। अफ़गानिस्तान के रास्ते से जब हम आते थे तो उसमें हमारे तकरीबन 85+ ख़वातीन और मर्द जवान शहीद हो गए। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मतलब है कि डिस्टर्ब हो गए, शहीद हो गए, और टोटल मिला के तकरीबन 3400+ हमारे लोग शहीद हो गए। तो आप ख़ुद सोचें, उसमें मेरे बड़े भाई भी शहीद हो गए, और लड़ाई थी, और लड़ाई हमारी कोशिश थी कि हम अमन लाए। फिर उसमें हमने एक एग्रीमेंट किया, मरी में एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के तहत फिर हमें मतलब है कि उस टाइम पे फोर्सेस ने, हुकूमत ने बहुत बड़ी सपोर्ट दी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उस टाइम पे 2 अरब का कंपनसेशन दिया एरिया के लिए। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ये शी या सुन्नी पे हम मतलब यकीन नहीं रखते। हमारी कोशिश है कि हम बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान हम काम करें। मेन चीज़ ये ना कि इलाके में डेवलपमेंट काम के हवाले से, और वहाँ पे तारीख़ में जो है ना पहली दफ़ा मेरे दादा ने जो है ना 1956 में कॉलेज बनाया था। अच्छा, बहुत शानदार। बॉयज़ कॉलेज बनाया था। तो बीबी ने 1996 में बेनज़ीर डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स बनाया। ओके। और मेरे दौर में जो है ना गर्ल्स नंबर 2 कॉलेज बना, बॉयज़ नंबर 2 बना, पॉलिटेक्निकल कॉलेज बना। यूनिवर्सिटी के लिए हमने ज़मीन ली है, अभी इंशाल्लाह उस पर यूनिवर्सिटी अभी बनेगी। और उसके अलावा बेनज़ीर इनकम में जो है ना उस टाइम पे हालात भी डिस्टर्ब थे, तो हमने मतलब अपनी ख़वातीन के लिए बिलियंस रुपए दिए। हम बाकायदा चार्टर तैयारों में जो है ना हम मनी ऑर्डर लेकर जाते थे, पैसे लेकर जाते थे। और उसके अलावा हमने एजुकेशन में बहुत बड़ा काम किया है, अपग्रेडेशन स्कूल अपग्रेड किया है, ख़वातीन के लिए बहुत सारे स्कूल बनाए हैं, हेल्थ में बहुत सारा काम किया है। अभी जो है ना हमारे मिनिस्ट्री जो है ना वहाँ पे बाकायदा एक हॉस्पिटल बन रहा है वर्कर के लिए, गरीब लोगों के लिए। इंशाल्लाह 2 स्कूल बन रहे हैं जो बाकायदा मतलब फ्री एजुकेशन होगा। और इस तरह हम ख़वातीन की साइड पे जो है ना इंडस्ट्रियल होम बना रहे हैं वहाँ पे, और बहुत सारी ट्रेनिंग हम OPF के थ्रू दे रहे हैं ओवरसीज़ की फैमिलीज़ को पूरी ट्राइबल में। तो अभी हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह सिर्फ खुर्रम में नहीं, हम साउथ वज़ीरिस्तान से लेकर बजावर तक जो हमने मुख्तलिफ़ एरिया में मुख्तलिफ़ स्कीम इंशाल्लाह OPF की स्कूल हमने करने हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियल होम बनाने हैं ख़वातीन के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें तो बड़ी ब्लेसिंग होगी उन इलाके के लोगों के लिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी जो ट्रेड पे बंदे बात हो रही है। उसके अलावा हमारी कोशिश है अभी रेलवे ट्रैक इंशाल्लाह मतलब इसी तरह कुहाड़ से फतेह जंग से और साथ ही जंग से होके कुहाड़, और पड़ा चिनार से इंशाल्लाह सेंटर एशिया। अच्छा, ये तो नया ट्रैक होगा, पहली मर्तबा तारीख में तो कभी यहाँ पे कोई रेलवे ट्रैक नहीं रहा। रोड का बहुत बुरा हाल है, सूबाई हुकूमत का काम है लेकिन उस टाइम भी नहीं हुआ। अभी हमने रोड के लिए इंशाल्लाह PSDP में इंशाल्लाह फंड डाले हैं। और साथ ही साथ हमारी कोशिश है, कल जो मीटिंग थी उसमें हमारी ये भी हमारा डिमांड था कि जो हक लड़ी है खान मोटरवे है वो फतेह जंग से होके मतलब डायरेक्ट करक से मतलब कि बंडा दो टल, टल से एक नॉर्थ वज़ीरिस्तान गुलाम खान, और दूसरा जो है ना खरलाची पड़ा चिनार से अफ़गानिस्तान ट्रेड के लिए एक्सप्रेस है। तो बड़ी शानदार तजवीज़ है। तो इसके ऊपर मुतल्लिका वजारत मनसूबाबंदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वजारत ख़जाना, उनकी क्या राय है इस मनसूबे के ऊपर? बड़ा शानदार मनसूबा। इसमें बाकायदा प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी मीटिंग हो चुकी है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री वालों के साथ भी हो चुकी है।
अब इंशाल्लाह फिजिबिलिटी बन रही है, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी अगर ज़्यादा फ़ायदा हमें मिल रहा है तो वो चमन और मतलब तुरखम से मिल रहा है। जब ये इंशाल्लाह टल हब बन जाएगा तो ये मतलब मेरे ख्याल में तीसरा बड़ा जो है ना वो इनकम का ज़रिया इंशाल्लाह और ये बनेगा। लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा यकीनी बहुत तौर के ज़्यादा, ऊपर, अगर आपकी बहुत काविशों ज़्यादा। से जब ये भी हाँ, मुकम्मल होगा। हाँ, तो इसके साथ मैं जानना चाहूँगा तुरी साहब, इस इलाके के अंदर क्या पहले से कोई यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं आपके ट्राइबल एरियाज़ में, बिलखसूस पारा चनारी इसके अतराफ़ में? और अगर नहीं है तो क्या किसी कॉलेज को अपग्रेड करके बिलखसूस फ़ीमेल के लिए वो यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान भी ज़ेर गौर है? इस तरह है ना कि यूनिवर्सिटी अभी इंशाल्लाह हम पहले क्वाट यूनिवर्सिटी का जो कैंपस उधर बना रहे हैं, कैंपस इंशाल्लाह बन के फिर उसको पीएचडी पे हम इंशाल्लाह अभी फाइनल हो गया है, तो फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगी पाड़ा चिनार में। एक यूनिवर्सिटी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बनाया है फाटे यूनिवर्सिटी, जो दरा दमखेल में है। तो उसमें भी मतलब काफ़ी मतलब कि बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें मतलब सही काम हो रहा है। लेकिन मेन चीज़ ये ना कि दरा दमखेल तो पेशावर के साथ कोई 20 किलोमीटर पे है जी। मेन चीज़ है ना कि मैन ट्राइबल एरिया में कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट नहीं हुआ है जी। जिस तरह सरताज अजीज़ कमेटी बनी और मर्ज हुआ, मर्ज में हमारे साथ वादा किया गया था कि एनएफसी से 3% देंगे 100 बिलियन, और एडीपी की जो 25 बिलियन है वो देंगे, डोनर्स के पैसे देंगे। लेकिन बदकिस्मती से ना तो वहाँ पे कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बनी, ना मतलब अच्छा मेडिकल कॉलेज बना, ना इंजीनियर कॉलेज बना, ना हॉस्पिटल अपग्रेड होए, ना इंडस्ट्री बनी, ना मतलब कोई लीवीज पुलिस वालों को कोई अपग्रेडेशन मिली, ना उनको कोई मराहत मिले। तो ये मसले मसाइलों के साथ अभी सामना हम कर रहे हैं। ओके सर, गुर्बत का ख़ात्मा इस इलाके के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज है, और हम देखते हैं कि माजी के अंदर बहुत से ग्रुप्स ने जिन मासूम जहनों को बहकाया, उसके अंदर एक बड़ा बुनियादी फैक्टर रहा कि लोगों के पास रोज़गार के मौके नहीं थे, उनकी डेफिनेटली उनके शऊर के अंदर भी कमी थी, और वो पाकिस्तान दुश्मन ताकतें थी उनको वर्गलाने में कामयाब हुई। तो गुर्बत का ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवलीन तरजीह रही है, उनके आपके मंशूर में रहा है, और बेनज़ीर किंग स्पोर्ट प्रोग्राम का अहम तरीन वजारत आपके पास है। तो इन ट्राइबल एरिया से लॉन्ग टर्म के ऊपर और मीडियम टर्म के ऊपर गुर्बत के खात्मे के हवाले से कौन से मनसूबे ऐसे ज़ेर गौर हैं, और अब तक जब आप 1 साल ये हुआ है तो किस हद तक आप इफेक्टिवली बेस का प्रोग्राम हो या कुछ और मनसूबे वहाँ पे लाने में कामयाब हुए जो कि गुर्बत को कम करने में मावन साबित होंगे? मेन चीज़ है ना इस तरह ना कि बिल्कुल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से तो काफ़ी मतलब लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, उन मतलब है कि गरीब घरानों को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह मतलब है कि बैतुलमाल से मिल रहा है, ज़कात से मिल रहा है, लेकिन ये इन चीज़ों का हल नहीं है। मेन चीज़ है ना वहाँ पे इंडस्ट्री बनाना। अभी वहाँ पे मिनरल में बहुत ज़्यादा काम है। ओके। वहाँ पे मतलब है कि ना कोल की कमी है, ना ग्रेनाइट की कमी है, ना मतलब है सोपस्टोन की कमी है, इवन यहाँ पे कि ना मतलब है कि गोल्ड की कमी है, तांबे की। अभी नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो बड़े बड़े मतलब माइन बन चुके हैं, और ये मतलब साउथ वज़ीरिस्तान से लेकर बुजावर तक जो है ना मार्बल में हमारा मतलब बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। इसी तरह मतलब हमारी कोशिश ये है ना मतलब हुकूमत से भी सपोर्ट मिल जाए कि वहाँ पे मतलब है कि लैम्पस्टोन में बहुत बड़ा काम है, वहाँ पे मतलब है कि सीमेंट के कारखाने बन सकते हैं, सुपस्टोन की कारखाने बन सकते हैं। मेन चीज़ है अगर वहाँ पे लोगों को रोज़गार देना है ना तो वो इंडस्ट्री लाना है। जी बिल्कुल। और इंडस्ट्री के साथ साथ अफ़गानिस्तान सेंट्रल एशिया के साथ जो ट्रेड हो रही है जी। या होने वाला है, तो उसमें मतलब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मतलब कि यूथ जो है ना उनको भी मतलब ट्रेड में भी हम इंगेज कर सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ है कि अभी मतलब है कि लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं जी। और लोगों का जो है ना जिस तरह फैंस लगा है, फैंस से तो ये एक फ़ायदा हो गया कि मतलब कि वहाँ से जो दहशतगर्दी जो बाउंड्री पार हो रही थी उसमें काफ़ी कमी आ गई। लेकिन रोज़गार भी ख़त्म हो गया। तो अभी जो है ना ट्रैवल एरिया के लोगों को रोज़गार देना होगा, बहुत अच्छा। वो चाहे इंडस्ट्री की शक्ल में हो, ट्रेड की शक्ल में हो, मतलब मैन पावर की शक्ल में हो। अभी भी लोग मतलब अल्लाह का शुक्र है मेहनत कर रहे हैं, बड़े तकड़े लोग हैं, बाहर मुल्कों में जा रहे हैं, वहाँ से कमा रहे हैं, मतलब एजुकेशन मतलब वो काफ़ी मतलब एजुकेटेड लोग हैं। लेकिन मेन चीज़ है ना कि मर्ज के बाद हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका जो कोटा सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो गया। हर साल जो है ना हम मेडिकल कॉलेजों में जो है ना कभी PMDC के पीछे, कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहाँ पे मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना उनके मतलब टाइम ज़ाया हो रहा है, कोटा डबल नहीं हुआ, ये यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ। जो वादे किए गए थे ना
वो मतलब है पूरे कि नहीं सही हुए नहीं थे। जी। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ दीगर इश्यूज पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तूरी साहब, हम देखते हैं अफ़गानिस्तान जो तबाह हाल था, उसके ऊपर आलमी ताकतों ने यलगार की, लेकिन उसके बावजूद जब वहाँ से आलमी ताकतें निकली और बहुत शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर वहाँ से अब खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ पे कोल माइन डेवलप हो चुकी है, वहाँ पे तेल और गैस की डिस्कवरीज हो रही हैं, क्रूड ऑयल निकलने की इतलात आ रही हैं और दीगर कीमती जो मादनियात है वो निकालने की बात हो रही है। तो एक ये एक ऐसा इलाका जो आपका इलाका है, जो हमारा ट्राइबल एरिया है, एज़ कम्पेयर टू अफ़गानिस्तान फिर बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हैं। तो जो मौके वहाँ पर शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर अवेल करके लोगों को रोज़गार के मौके पैदा होने की इकदाम कर ली गए हैं। तो हम मिनरल की आपने बात की कि कीमती मादनियात की बात की, पत्थरों की बात की, उसके अंदर हम किसी गैर मुल्की कंपनी को जो बड़ी स्किल्ड हो और पाकिस्तानी कंपनीज को लाएं, वहाँ पे उन लोगों को काम करने का मौका मिले, उससे आपको रॉयल्टी भी मिलेगी, टैक्स भी मिलेंगे उस इलाके को, तमीर और तरक्की के अंदर बड़ा किरदार अहम साबित होगा। उस हवाले से कोई वर्क प्लान बना है अब तक? इस तरह ना कि वो जुडिशल वालों ने बाकायदा जो है ना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने बाकायदा सर्वे किया है। अभी भी मतलब हमारे जो ट्राइबल एरिया है नॉर्थ वज़ीरिस्तान शवा, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में सबसे बड़ा डिपॉजिट ऑयल का और गैस का निकला है। सही, जो मतलब टल ब्लॉक इसको कहते हैं। जी बिल्कुल। और इसी तरह मतलब कि पूरी ट्राइबल एरिया में हम हमारे डिस्ट्रिक्ट कुर्रम में, लोअर अपर कुर्रम में इन्होंने बहुत बड़े सर्वे किए हैं। वहाँ पे मतलब है कि ना ऑयल की कमी है ना गैस की कमी है। लेकिन हमारे मुल्क में तो आपको पता है कि 10 साल पहले जो है सर्वे होता है, 20 साल बाद उस पर काम शुरू हो जाता है जी। तो इसमें ये ना कि हमें अगर जो प्राइवेट सेक्टर है पाकिस्तान में बहुत बड़े तकड़े लोग हैं, जिस तरह हमारे पहल वाले हैं, इसी तरह मतलब है कि ये हमारे अशवानी ग्रुप है, इसी तरह अलहाज वाले हैं, बहुत सारे मतलब है कि तकड़े लोग ये काम कर रहे हैं। अगर हम मतलब उनको भी मतलब कि NOC वगैरह इशू करें तो इन एरिया में वो काम कर सकते हैं। सही। हमारे मुल्क में हमारे ट्राइबल एरिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम नालायक हैं। अगर हम मतलब कि तकड़े होते ना तो मेरे ख्याल में ना ये इकॉनमी पे असर पड़ता, ना और इश्यूज़ होते, ना मतलब यहाँ पे टेंशन होता, दहशतगर्दी, ना मतलब एनर्जी क्राइसिस होती, ना दहशतगर्दी होती। लेकिन पता नहीं कि हमें क्या हुआ है। लेकिन अभी मतलब है कि 65% यूथ पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है। हर साल उसमें तकरीबन 3.8 मतलब पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखना होगा और मतलब एक कोशिश करना होगा, स्ट्रगल करना होगा, हर सेक्टर में करना होगा। ये बाहर मुल्क मतलब कि बाहर मुल्क को में मतलब लोगों को रोज़गार देना, इससे बेहतर है कि हम अपने लोगों को अपने मुल्क में रोज़गार दे दें, इंडस्ट्री बहाल हो जाए, एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जी। और साथ ही साथ हमारे जो अभी सेंटर एशिया के साथ जो काम हो रहा है, ईरान के साथ जो हो रहा है, ये भी इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत बड़ा मतलब है कि प्रोजेक्ट होगा, बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। बिल्कुल सही। लेकिन हमारे सर पे IMF बैठा है, ना तो मतलब हम उनको छोड़ सकते हैं और ना वो हमें छोड़ रहा है। ये जानना चाहूँगा, 2010 के बाद पाकिस्तान के अंदर सियासत ने एक ऐसा रुख अडॉप्ट किया जिससे हमारे मुआशरे के अंदर तफरीक पैदा हुई, छोटे बड़ों का जो एहतराम था वो ख़त्म हुआ, इदारों के हेड करने वाले इदारों की शख्सियात का तकरीम ख़त्म होकर रह गई। ये जो एक रुझान हुआ और उसके नतीजे में हम यहाँ तक पहुँचे कि 9 मई हो गया। इस अरसे को आप किस निगाह से देखते हैं कि क्यों ऐसा हुआ और अब कौम जिस ट्रैक पे चल निकली है उसको वापस एक हकीकत पसंदी के अंदर लाने में कब तक हम कामयाब हो सकेंगे? मेन चीज़ें ना कि एक तो परवरिश की बात है। ज़ाहिरी बात है मैं मिनिस्टर हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मेरे मिनिस्टर मेंबर से एज में बहुत बड़े हैं लोग हैं। जब मैं उनका कदर नहीं करूँगा ना तो ज़ाहिरी बात है आने वाले वक्तों में जो है ना छोटे मेरा भी कदर नहीं करेंगे। लेकिन 2010 के बाद जिस तरीके से मतलब PTI वालों ने जो है ना ये मतलब सिलसिला शुरू किया जी, और फिर उसमें जो है ना ख़ुद PTI की लीडरशिप कहती थी कि हम छोटे बड़े जो है ना एक दिन पे पैदा हुए हैं जी, क्योंकि मतलब हमें कोई सीनियर जूनियर नहीं है जी, कोई एहतराम कोई एहतराम नहीं, ये वाकई नहीं था जी। मैं आपको मतलब एक छोटा सा मतलब वो बता दूं, जब मैं 2018 में MNA बना जी तो मुझे PM हाउस से फ़ोन आ गया
जी। उन्होंने मुझे कहा कि खान साहब आपको याद कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि अच्छा किस तरह याद कर रहे हैं? कहते हैं कि वो कह रहा है कि कल मीटिंग है, मीटिंग पे जितनी भी फाटा की पार्लियामेंटेरियन है सबको इनवाइट किया, आप भी आ जाए। अच्छा। तो मैंने चेयरमैन साहब को मतलब रिक्वेस्ट की। तो वहाँ पे मैंने फ़ोन किया कुंडी को। जी। तो कुंडी को मैंने कहा कि पीएम हाउस से बार बार फ़ोन आ रहा है, वो कह रहा है कि फाटा पार्लियामेंटेरियन का मतलब सबको बुलाए, आप भी आ जाए। तो मैं चला जाऊं, चेयरमैन साहब से पूछी, कहते हैं मैं चेयरमैन साहब के साथ बैठा हूँ। ओके। तो मैंने कहा उनसे पूछे मैं जाऊं या ना जाऊं। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तूरी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, बिल्कुल भी जाओ, और जितनी अच्छा। भी हाँ बिल्कुल भी जाओ, और जो भी मतलब कि फाटा के मसले मसाइल है उन पे बिल्कुल मिला करो, ज़बरदस्त। लेकिन फरहतुल्लाह बाबर के साथ कोऑर्डिनेट करो। ओके। जब मैं पहले मीटिंग में गया हूँ, खान साहब से हमारे मतलब मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे लिए फाटा में कोई तहरीक इंसाफ नहीं है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है, मैं आप लोग मेरी टीम हो, सबको साथ लेकर जाऊंगा। अच्छा। तो फिर हमारे साथ 8 ये तो बड़ी ग्रैंड ऑफर हुई उस तरफ बिल्कुल। जो जमात इक़्तिदार संभाल चुकी हाँ, है, हाँ। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। हाँ, तो फिर उसमें ये हुआ कि हमारे कुछ वहाँ पे जो सिलसिला शुरू हुआ मीटिंग की, जब हमने वहाँ पे मीटिंग्स दी की तो वाकई उसमें सीनियर जूनियर नहीं था। अच्छा। तो कई खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, कम अज़ कम जब वो बोलते थे ना तो उसमें हमारे पीटीआई की पार्लियामेंटेरियन भी बोलते थे। अच्छा। तो हम अपनी बारी का इंतज़ार करते थे अच्छा। कि हमें कब मतलब वो टाइम मिलेगा कि हम भी बात कर लें। ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने नोट किया उस तो वक्त। एक दफ़ा मुझे मीटिंग में केपीके के जो सीएम थे जी। महमूद खान ने मैंने उनको कहा कि जब मीटिंग में जब बड़े बोलते हैं ना तो जूनियर को नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब हम खाने पे गए हैं ना, तो खाने पे जब सीएम साहब बैठ गए तो जब खाना ख़त्म ही नहीं हुआ था तो सारे मतलब जल्दी जल्दी खा के उठ गए। तो मैंने उनको कहा कि यार इस तरह नहीं होता, जब चीफ गेस्ट बैठे होते हैं जब वो ख़त्म करे फिर उसके बाद जाना होता है। जी, मैनर्स के खिलाफ है। तो उसने मुझे पश्तो में कहा, महमूद खान ने, कि तूरी साहब हम में कोई जूनियर सीनियर नहीं, हम एक ही दिन पैदा हुए हैं। तो उसके बाद आपने ख़ुद देखा जो 9 मई को जो कुछ हुआ, बिल्कुल ऐसा जी। तो बहुत मतलब हद से ज़्यादा जो है ना ज़्यादती हुई है जी। जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए कम है जी। और मुझे लग रहा है कि ये उसी का जो है ना सिला मिल गया हमारे लोगों को। बिल्कुल सही। ये सीनियर जूनियर मशर कशर दुरुस्त कहा आपने। ये बहुत तो सब जब आपको उस वक्त उन्होंने एक ऑफ़र किया, आपको इंगेज करना चाहते थे आपके साथ, तो आपने उनको किस अंदाज में माजरत की? तो मैंने तो माजरत नहीं की। अच्छा। मैंने तो मीटिंग भी मतलब ज्वाइन की। ओके। और उसमें जितना मतलब हो सकता था हमने मशवरे भी दिए हैं। लेकिन बाद में जो पीटीआई के वहाँ पे जो हमारे जो फाटा की जो पार्लियामेंटेरियन थे उनकी साजिश समझो, उनकी कोशिश थी, क्योंकि उसमें पीपल्स पार्टी से मैं था, अली वज़ीर था, मोहसिन दावड़ था, मौलाना फजल शकूर था, मौलाना जमालुद्दीन था। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पहले हमें उन मीटिंग से अलग कर दिया। ओके। सर आपसे जानना चाहूँगा 9 मई के वाक़े के बाद चेयरमैन पीटीआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मेन चीज़ है ना कि पीटीआई का इसके बाद कोई मुस्तकबिल नहीं है। उन्होंने जो किया फिर उसका वो जवाब ही ना दे सके कि क्या हुआ, किस तरह हुआ। ज़ाहिर बात है मुल्क बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उसको तोड़ना जो है ना मिनटों का काम है। उन्होंने वो कोशिश की। जब एक बंदा जो है ना जिन्ना हाउस को मतलब है कि वो जला दे, हमारे शहीदों का वो ख्याल ना रखे, कर्नल शेर खान का रेडियो स्टेशन जो है ना उनको जला दे, फिर रेडियो स्टेशन से और फिर जिन्ना हाउस से फिर हर जगह से जो है ना वो मतलब है कि कुर्सियाँ भी ले जाए, दरवाजे भी ले जाए, मोटरसाइकिल भी ले जाए, और साथ ही साथ अपने फोर्सेस पे अटैक करना। जी ये कहाँ कि मतलब ये किसके मैसेज है? बिल्कुल ये तो दुश्मनों की मैसेज है, ये दुश्मन का मैसेज है। और यही इसीलिए कहा गया था 75 साल में जो दुश्मन नहीं कर सका वो एक पार्टी और उसने कारकुन ने वो कुछ कर दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हमारी दुआ है कि आपकी ईद मज़ीद अच्छे अंदाज में गुजरे, आप इंजॉय कीजिए, अपनों के साथ, दोस्तों के साथ मिलिए,
और इस मौके के ऊपर वतन अज़ीज़ को भी याद रखिए, आगे बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजारने का जो एक अमल है उसका हिस्सा लीजिए। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बहुत से अहम तरीन डेवलपमेंट्स होनी है, नई डायरेक्शन का मुतय्यन होनी है, तो उसके अंदर हर पाकिस्तानी को जज्बे हुब्बल वतनी से उसके अंदर शिरकत करनी चाहिए। और आपने वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी का इंटरव्यू भी तफसीली सुना, उनकी ज़िंदगी के बारे में, कहाँ से उन्होंने आगाज़ किया और कितनी उनकी खिदमात है अपने इलाके के लिए और पाकिस्तान भर के लिए वो अपनी खिदमात को सिलसिला जारी रखे हुए हैं ताकि पाकिस्तान के और पाकिस्तानी अवाम के हालात बेहतर हो। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।